नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 5 सितंबर से 8 सितंबर तक होगा आहूत। कई विधेयक हो सकते हैं पास। अनुपूरक बजट भी ला सकती है सरकार। आजाद हिंद फौज के महानायक शहीद दुर्गामल को दी श्रद्धांजलि। सीएम धामी और मंत्री गणेश जोशी कार्यक्रम में हुए शामिल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा। 27 अगस्त को पहुंचेंगे हरिद्वार। वोटर चेतना अभियान के तहत लेंगे बैठक। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने लगाए बीजेपी सरकार पर आरोप। कहा, रेरा के मानदंडों की पालना के नाम पर उत्पीड़न। छोटे किसान आंदोलन करने को मजबूर। चमोली में मलबा आने से रोड ब्लॉक। खाद्य विभाग का इंस्पेक्टर फंसा। एसडीआरएफ ने कड़ी मशक्कत से किया अरेस्ट। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड का विधानसभा सत्र 5 सितंबर से 8 सितंबर तक आहूत होगा। इस बार विधानसभा का सत्र देहरादून में आहूत होगा। इस विधानसभा सत्र में सरकार कई विधेयकों को पास कर सकती है। साथ ही इस सत्र में सरकार अपना अनुपूरक बजट भी ला सकती है, ताकि जो बजट की कमी है वो पूरी हो सके। देखिए, विधानसभा सत्र 5 सितंबर से 8 सितंबर तक आहूत हो रहा है। और चूंकि आप जानते हैं कि आज जो माननीय मंत्रिमंडल ने भी यही प्रस्ताव पारित किया है, और ये जो हमारा सत्र होना है देहरादून में होना है। साथ में ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार मार्च में गैरसैंण में हुआ था और उसमें सितंबर से पहले होना था। ये इसमें हमने निर्णय लिया, और साथ में अनुपूरक बजट भी इसमें हम लोग ला रहे हैं, ताकि जो हमारे बजट की स्थिति है, आप जानते हैं इस बीच में अनुपूरक की भी आवश्यकता रहती है, तो सप्लीमेंट्री बजट भी इसी सत्र के दौरान हम लोग लाएंगे। देहरादून गाड़ी कैंट स्थित शहीद दुर्गामल पार्क में आजाद हिंद फौज के महानायक शहीद दुर्गामल को श्रद्धांजलि दी गई है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। वहीं वशिष्ठ अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। बता दें कि शहीद दुर्गामल ने आजाद हिंद फौज में एक अहम भूमिका निभाई थी। 1 सितंबर 1942 को सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ, जिसमें दुर्गामल की बहुत सराहनीय भूमिका थी। इसके लिए मल्ल को मेजर के रूप में पदोन्नत किया गया। उन्होंने युवाओं को आजाद हिंद फौज में शामिल करने में बड़ा योगदान दिया है। को नमन करने यहाँ पर आए हैं, जो आजाद हिंद फौज के सेनानी थे, जिनको सुभाष चंद्र बोस जी ने उनकी सेवाओं से प्रभावित होकर मेजर का दर्जा दिया था, और उनके गुप्तचर विभाग में काम करते थे। 1944 में उनको अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया। एक सैनिक अदालत में मुकदमा चला, और उनसे अंग्रेजों ने कहा कि अगर आप माफ़ी मांगेंगे तो हम आपकी फांसी की सज़ा को माफ़ कर देंगे। उन्होंने हंसते हंसते फांसी पे फंदे पर झूलना मंजूर किया, लेकिन माफ़ी नहीं मांगी। आज जिस महान नायक को हमारी पूरी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी, मैं खुद, हमारे पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक यहाँ पर नमन करने आए हैं।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 27 तारीख को एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। बता दें कि वोटर चेतना अभियान के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार पहुंचेंगे, जहां वोटर चेतना अभियान के तहत हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बैठक करेंगे। प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि पूरे देश में जिस तरह से वोटर चेतना अभियान चलाया जा रहा है, उसके तहत किस तरह से जनता के बीच जाया जाए, साथ ही किस तरह से नए वोटरों को पार्टी से जोड़ना है, ये कार्य योजना विस्तार से रखी जाएगी। देखिए, अपने देश के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का उत्तराखंड प्रवास प्रस्तावित है। 27 तारीख को उनका एक दिवसीय प्रवास हरिद्वार में रहने वाला है और वहाँ एक वोटर चेतना जो अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है, वोटर चेतना महाअभियान, उसके तहत वो हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से, वोटरों से, उनके अध्यक्षों से, पालक संयोजकों से और प्रमुख जिलाओं के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारियों से। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए हैं। कहा है कि रेरा के मानदंडों की पालन करने के नाम पर उत्पीड़न किया जा रहा है, जिस कारण क्षेत्र के छोटे किसान आंदोलन करने को मजबूर हैं। वहीं उन्होंने बताया कि बागेश्वर में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी सरकार लोगों को डरा धमका रही है। बीजेपी सरकार को कहीं न कहीं हार का डर लग रहा है। अब पहाड़ की तरफ जो रुख इन्होंने लिया है और जो हमारे छोटे वहाँ पे दुकानदार हैं, व्यवसायी हैं, उनकी दुकानों पे जो लाल निशान लगे, ठीक है, हाईकोर्ट का आदेश हम सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार ने ना हाईकोर्ट में पैरवी करी अपने नागरिकों के लिए, ना सुप्रीम कोर्ट गए। अगर सुप्रीम कोर्ट को ही गए तो दान सिंह भंडारी जी जो कांग्रेस के वहाँ पे हमारे चुनाव लड़े थे और पूर्व विधायक हैं, वो गए। तो सरकार सोई हुई है, इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। भय का, एक नफरत का वातावरण फैलाने के लिए राज कर रहे हैं प्रदेश में। रेरा जैसा काला कानून जिसकी कोई यहाँ पे भौगोलिक परिस्थिति नहीं है कि लागू हो। देहरादून शहर के दूर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सीटी स्कैन की मशीन खराब हो गई है। ऐसे में लोगों को अच्छी खासी दिक्कतें हो रही हैं। दरअसल सीटी स्कैन की मशीन का यूपीएस बीते दिन में फॉल्ट जाने के कारण खराब हो गया था, जिसके बाद से दूर अस्पताल में मरीजों की सीटी स्कैन की जांच नहीं हो पा रही है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि जल्दी इंजीनियर बुलाकर सीटी स्कैन की मशीन को ठीक कर दिया जाएगा। बिल्कुल, ये कल बड़ी अनफॉर्चुनेट एक घटना हुई है, उसमें यूपीएस हमारा फूक गया। ये अच्छी बात रही है कि किसी भी आदमी को कोई हानि नहीं हुई है और इंजीनियर्स ने देख लिया है। उम्मीद है कि 1 से 2 दिन के अंदर ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा और हम दोबारा एक सेवाएं देने के लिए तत्पर रहेंगे। हरिद्वार में ज्वालापुर विधानसभा के अंतर्गत वोटर चेतना महाअभियान का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मयंक गुप्ता के साथ पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने शिरकत की। इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। मयंक गुप्ता ने बताया कि कार्यशाला में महाअभियान से जुड़े पदाधिकारी और पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की गई कि वे मतदाता सूचियों का बारीकी से अध्ययन करें और यदि कोई मतदाता किसी कारण से किसी अन्य जगह चला गया है तो उसका नाम सूची से हटाया जाए। भारतीय जनता पार्टी सदैव मतदाताओं पर फोकस करती है, कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है और मतदाताओं पर ही सारा देश का भविष्य निर्भर करता है। मतदाताओं का जिस तरह से प्यार हमें पिछले लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में लगातार मिल रहा है, वह आगे भी मिलता रहेगा, ये हमारा विश्वास है। लेकिन मतदाता सूचियों का लगातार उनका जो वेरिफिकेशन है वो होना चाहिए। जो मतदाता कहीं इधर से उधर शिफ्ट हो गए हैं और उसके कारण से उनका वोट चेंज नहीं हुआ तो वो चेंज होना चाहिए, वहां जाना चाहिए ताकि वो अपने मतदान का उपयोग कर सके। भारतीय जनता पार्टी का ये चरैवेती कार्यक्रम चलता रहता है, वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जागरूक रखते हैं। 2024 आने वाला है, उसके लिए मतदाताओं को जागरूक करते हुए महाअभियान के रूप में ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कार्यक्रम पूरे देश के अंदर चलाती रहती है। आज हमारा ये पहला कार्यक्रम है और निश्चित रूप से आने वाले 2024 में पहले से ज्यादा मत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिलाकर मिलेंगे और निश्चित रूप से हम जीत की ओर आगे बढ़ेंगे। इसी को लेकर इस पर हम चिंतन मनन करने के लिए
हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा कई बार विधानसभा में हल्द्वानी आईएसबीटी की बात कही गई है और कहा गया है कि जल्द ही हरिद्वानी में आईएसबीटी बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक हल्द्वानी आईएसबीटी नहीं बना पाया है। हल्द्वानी विधायक आईएसबीटी के मामले को लेकर पहले भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। सुमित हृदयेश पहले भी कह चुके हैं कि घोषणा से काम नहीं चलेगा। सुमित हृदयेश के आरोप के बाद बीजेपी प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है कि जब भी घोषणाएं की गई हैं तो वो ठोस बात पर की गई हैं। घोषणाओं के बाद तुरंत बजट भी पास किया गया है। जो भी घोषणा सीएम द्वारा की गई हैं वो तय समय में पूरी होंगी और पूर्व में जो भी घोषणा सरकार द्वारा की गई हैं उन पर वर्तमान में कार्य चल रहा है या वो पूरी हो चुकी हैं। आईएसबीटी को लेकर घोषणाएं हमने जहां जब भी की तो ठोस बात पर हमने की, और जब घोषणा हुई उसका बजट पास हुआ, और जो अब माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है वो भी आप देखिएगा तय सीमा के अंदर जो है वो कार्य संपन्न होंगे। और पूर्व में जितनी घोषणाएं हमारे द्वारा की गई उन सभी घोषणाओं पर जो है कार्य तो तेजी से चल रहे हैं या संपूर्ण। भाजपा सरकार में जब अपने विधायकों की बात नहीं सुनी जा रही है तो फिर विपक्ष के विधायकों की बात सुनी जाएगी, ऐसी अपेक्षा भी आप क्यों रख रहे हैं? लेकिन हाँ, ये है कि हमारे पास जनता का सपोर्ट है और लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। यदि सरकार कुंभकर्ण की नींद सो जाएगी या धृतराष्ट्र बनने का रुख अख्तियार कर लेगी तो ऐसे में हमें जनता की अदालत में जाना ही पड़ेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल लेते छोटा सा ब्रेक। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम।
क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रदेश सरकार द्वारा रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इसी क्रम में सरकार द्वारा इन्वेस्टर मीट का आयोजन आगामी दिसंबर माह में प्रस्तावित है, जिसको लेकर सरकार लगातार रोड मैप तैयार करने में लगी हुई है। प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है कि प्रदेश सरकार लगातार रोजगार के विषय में काम कर रही है और मौजूदा धामी सरकार इन्वेस्टर समिट को लेकर गंभीर है। वहीं कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि प्रदेश आपदा, डेंगू, बदहाल सड़कों और लड़खड़ाई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था से जूझ रहा है और सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करके अपना चेहरा चमकाना चाहती है। नेताओं को शर्म आनी चाहिए, इस तरह का उन्होंने बयान दिया है। उत्तराखंड के प्रत्येक युवा को रोजगार मिले, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयासरत हैं। पूर्व में भी आपने देखा कि बंबई जाकर वहाँ के उद्योगपतियों से मुलाकात की, उनको उत्तराखंड समिट के लिए निमंत्रण दिया। और अभी इसी प्रकार दिल्ली में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े उद्योगपतियों से वार्तालाप की और उन्हें उत्तराखंड आने का निमंत्रण दिया, ताकि इस समिट में ज्यादा से ज्यादा जो है उद्योगपति आए और एक अच्छा निवेश उत्तराखंड में हो। समझ से परे है कि भाजपा सरकार की आखिर प्राथमिकता क्या है। प्रदेश आपदा से जूझ रहा है, प्रदेश डेंगू से जूझ रहा है, प्रदेश बदहाल सड़कों से जूझ रहा है, लड़खड़ाई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था से जूझ रहा है। ऐसे में आप ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करके सिर्फ अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं। शर्म आनी चाहिए उन नेताओं को जो कोरा झूठ जनता को परोस रही हैं और ये कह रही हैं कि 18 बड़ी कंपनियां यहाँ आई हैं। अगर 18-12 बड़ी कंपनियां यहाँ आई होती तो फिर युवाओं को लाठियां भाजने की जरूरत आपको नहीं पड़ती, फिर बेरोजगारों की कतार इतनी लंबी और लंबी होती भी नहीं दिखाई पड़ती। 18 अगस्त को रायपुर पुलिस को एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें कहा गया था कि वादिनी के घर से ज्वेलरी और करोड़ों की धनराशि चोरी कर ली गई है। वहीं मामले को गंभीरता से देखते हुए पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस ने टीमों का गठन कर चोर को पकड़ने के लिए सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू कर दिया। वहीं पुलिस को यह भी सूचना प्राप्त हुई कि धीरज के पिता भूदेव चोरी किए गए रुपयों को गांव में छुपाने की फिराक में है। इसके बाद दबिश देकर देहरादून पुलिस ने धीरज के पिता भूदेव को उनके गांव वाजिदपुर बड़ौद से गिरफ्तार किया। साथ ही 48 लाख की कुल धनराशि एक सफेद कट्टे से बरामद भी की। चोरी की घटना हुई थी, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें कंप्लेनेंट जो वादनी है मीनू गोयल, उनके द्वारा बताया गया था कि उनके घर से कुछ ज्वेलरी और पैसा चोरी हुआ है और इसी संबंध में पहले एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई थी, जिसके पास से 2,60 लाख रुपए बरामद हुए थे और एक अभियुक्त जो धीरज है वो वांछित चल रहा था। उसी की अरेस्टिंग के लिए जो हमारी टीम उस पर एफर्ट कर रही थी, तो उसके उसी क्रम में जो धीरज है उसके पिताजी भूदेव, उसकी गिरफ्तारी की गई है, जिसके पास से चोरी गए 48 लाख रुपए बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो वांछित है उसकी भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तरकाशी गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर्षिल से झाला की ओर आ रहा डंपर वाहन अनियंत्रित होकर लगभग 50 मीटर खाई में गिरने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। डंपर में चालक सहित दो लोग सवार थे, जिन्हें रेस्क्यू कर आर्मी चिकित्सालय हर्षिल में ले जाया गया, जहां चिकित्सक द्वारा एक व्यक्ति को मृतक घोषित किया गया। एक व्यक्ति गंभीर घायल है, जिसके एक पैर और एक हाथ फ्रैक्चर और सिर में चोट लगी है। इसे हायर सेंटर रेफर किया गया। एक सेकंड, यहाँ का बहुत दिनों से भूस्खलन होने मानसूनी बरसात पहाड़ों से सरदर्द बनी हुई है। जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला पगनो गांव इस वक्त
भूस्खलन की मार झेल रहा है, यहाँ सबसे ज्यादा तबाही के मंजर देखने को मिल रहे हैं। एक बार फिर से पगनो गांव में एक परिवार का आशियाना पल भर में जमींदोज हो गया। गनीमत रही कि उस समय उस आशियाने में कोई मौजूद नहीं था। उस वक्त पगनो गांव में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। आपदा पीड़ित परिवार प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहा है। यहाँ काफी बहुत दिनों से भूस्खलन हो जा रहा है और यहाँ काफी टूट फूट हो चुकी है। यहाँ लोगों को 2-4 गौशाले थे और 4-5 मकाने थे, स्कूलें थी और आंगनबाड़ी का पूरा टूट चुका है और यहाँ आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। यहाँ पर 2 साल पहले से भूस्खलन हो रहा था, जिसपे शासन व प्रशासन की काफ़ी लापरवाही रही। किसी ने ध्यान नहीं दिया। कई बार पत्र जा चुके थे ऑफिसों में कि इस तरह का भूस्खलन गांव के ऊपर से हो रहा है, स्लेट जून आ रहा है गांव के ऊपर से। लेकिन एक महीना पहले से यहाँ पर लगातार बारिश होने के कारण पूरा जंगल पलटता हुआ गांव की तरफ आ चुका है। कई घर पानी में डूब चुके हैं, स्लिप के अंदर नाम निशान मिट चुका है। मानसूनी बरसात लोगों के लिए अब मुसीबत बन चुकी है। बता दें कि लगातार पहाड़ों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है, जिस बारिश के चलते पहाड़ों का जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो चला है। वहीं बात करें जोशीमठ विकास खंड के अंतर्गत आने वाला गांव पगनो की, तो पगनो गांव इस वक्त भारी भूस्खलन की चपेट में आ चुका है। यहां तो दर्जनों परिवार इस वक्त बेघर हो चुके हैं। आलम यह है कि पगनो गांव में एक आशियाना पल भर में जमींदोज हो गया, जिसके चलते पगनो गांव में इस वक्त काफी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। कैमरामैन साथी अविनाश डुंगराल के साथ नवीन सिंह। किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने मांग की है कि पूरे उत्तराखंड के अंदर आपदा जैसी स्थिति है, लेकिन मुआवजे के नाम पर सरकार बहुत कम मुआवजा दे रही है। ऐसे में ज्यादा मुआवजे की मांग की गई है। इसके साथ ही सब स्कूलों में बरसात का पानी भरा हुआ है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने डोईवाला चीनी मिल को बंद करने का विरोध भी किया है। हमारे संज्ञान में आया है कि उसे लीज पे दे रहे हैं या बिक्री कर रहे हैं, इस तरह की बात हमारे सुनने में आई है। अगर ऐसा है तो उसमें पांवटा साहब से लेकर के देहरादून, हरिद्वार का भी कुछ क्षेत्र है, वहाँ के गन्ना किसानों का भविष्य डोईवाला मिल से जुड़ा हुआ है और हजारों कर्मचारी उसमें रोजगार पाते हैं। भाई अगर मिल किसी कारण से ये बेच देते हैं, बंद कर देते हैं, तो इन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ के गन्ना किसानों को अगर ये यहाँ की बजाय हरिद्वार में कहीं लक्सर या कई और मिलों में जैसे हाईकोर्ट नैनीताल के द्वारा सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश के बाद प्रशासन ने लोहाघाट एनएच में लोहाघाट के रायकोट महर से लेकर घाट तक चिन्हित अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। लोहाघाट तहसीलदार विजय गोस्वामी के नेतृत्व में एनएच राजस्व की टीम के द्वारा भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बंतोली से लेकर बापरू तक 4 पक्के अतिक्रमण को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया है और अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही जारी है। वहीं अतिक्रमण हटाओ अभियान से अतिक्रमण किए हुए लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। अभियान में अतिक्रमण की जद में आए कच्चे और पक्के अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। सक्सेना ने बताया कि टनकपुर से घाट तक 104 अतिक्रमण विभाग के द्वारा चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। सभी एनएच के किनारे जितने भी अतिक्रमण हैं इनको पूर्व में नोटिस दिए गए हैं, 3 नोटिस दिए गए हैं और इनका चिन्हीकरण भी किया गया है और आज इनको सेकेंडरी कार्रवाई की जा रही है। इसमें सभी पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग साथ में एनएच विभाग और जितने भी अतिक्रमण हैं नहीं किए उनको आज तोड़ा जाएगा। सर खुला गया हल्का फुल्का विरोध देखने को मिल रहा है, क्योंकि माननीय न्यायालय का आदेश है तो आदेश पालन में जो अतिक्रमण के दायरे में होगा सब एनएच में ये 104 लोगों को नोटिस दिया गया है जो एनएच की जमीन के अंतर्गत हमारे उसमें आ रहे हैं, तो उसमें आज से तोड़ने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। सर और मतलब नहीं, ये आज तो ये लोहाघाट तहसील के अंतर्गत हो रहा है, कल को चंपावत तहसील के अंतर्गत और 29 तारीख को ये पूर्णगिरी तहसील के अंतर्गत। ठीक, धन्यवाद। प्रशासन ने अपनी कार्रवाई की है
पहले से नोटिस दिए गए थे तो हमारी तैयार नहीं थी और इसके बाद हमारा दुकान यहाँ रोज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज़।